नमस्कार, मैं प्रांजलि दुबे MBBS स्टूडेंट फ्रॉम श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम नीट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नीट एग्ज़ाम क्या है, इसका कट ऑफ स्कोर क्या होता है, इसमें हमको लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है, लास्ट में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि सेंटर पे हमें क्या क्या लेकर जाना है, सेंटर पे हमें कैसे खुद को प्रिपेयर करके जाना है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जुलाई 2022 को नीट 2022 स्केड्यूल्ड है। अब हम बात करते हैं कि नीट का पैटर्न क्या है। नीट का हम बात करते हैं कि नीट में पहले जो पैटर्न फॉलो होता था वो मैं आपको बताती हूँ। जो नीट का ओल्ड पैटर्न था, नीट के ओल्ड पैटर्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन से फिजिक्स से आते थे 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से आते थे 45 क्वेश्चंस एंड बायोलॉजी से कंबाइंड आते थे 90 क्वेश्चंस। ये हमारा था ओल्ड पैटर्न, टोटल 180 क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं न्यू पैटर्न पे। नए पैटर्न के हिसाब से हमने बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइड कर दिया है। तो हर पोर्शन से हमको टोटल मिलते हैं 50 क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमारे 200 क्वेश्चंस। लेकिन हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी है, इसको भी हम फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो एक होता है हमारा सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन ए में आते हैं 35 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में आते हैं 15 क्वेश्चंस। सेक्शन ए में जो 35 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके अटेम्प्ट करना कंपलसरी होते हैं, ये आपके अटेम्प्ट करना कंपलसरी होते हैं। लेकिन जो 15 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस में से हमको सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आउट ऑफ 15 हमको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो लास्ट ईयर सिलेक्शंस रुके थे, जो बच्चों के सिलेक्शंस लास्ट ईयर नहीं हो पाए थे, वो इस वजह से हुए थे क्योंकि जो 15 क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस उनको लगा होगा कि ये ईजी क्वेश्चंस है, या जो भी रीजंस रहे हों, उन्होंने 15 क्वेश्चंस में से इतना उनका टाइम चले गया था कि उन्होंने 15 के 15 उन्होंने अटैम्प्ट कर दिए थे। अब आपको क्या देखना है, 15 में से 10 क्वेश्चंस में तो जो आप बिल्कुल श्योर हो, जो आप बिल्कुल कंफर्म हो कि आपके सही जाएंगे, उन्हें ही आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी के 5 क्वेश्चंस को आपको देखना भी नहीं है। तो ये आपकी है स्ट्रैटेजी, जिससे कि आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, आपके लिए जो पेपर रहेगा वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नीट की कट ऑफ मार्क्स की। तो जो नीट का कट ऑफ मार्क्स हैं वो UR कैटेगरी के हिसाब से 560 to 570 मार्क्स अगर हम लेके आते हैं तो हम सेफ जोन में हैं। मतलब एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम पा सकते हैं 560 से 570 मार्क्स तक में। अगर हम OBC कैटेगरी की बात करते हैं तो OBC एंड EWS कैटेगरी में 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस आता है। और अगर हम SC कैटेगरी की बात करते हैं तो SC कैटेगरी में हम अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ पेपर, मतलब पेपर इजी है तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर चले जाता है, पेपर अगर टफ है तो कट ऑफ थोड़ा डाउन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ पेपर हम 400 से 450 मार्क्स अगर लेकर आते हैं तो हम SC कैटेगरी के हिसाब से एलिजिबल होंगे। और अगर ST कैटेगरी है तो ST कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमारे 350 से 400 के बीच में अगर मार्क्स होंगे तो हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल एज इन हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको लास्ट मोमेंट पे कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से हमको लास्ट मोमेंट पे अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं हम। तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की।
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर हम फिज़िक्स की बात करें, फिज़िक्स जनरली बायो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा वीक पोर्शन होता है फिज़िक्स, तो हम फिज़िक्स के लिए क्या करेंगे, लास्ट मोमेंट का मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको फिज़िक्स नहीं भी आती है, अगर अभी भी आपके 40-50 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं अगर आपके फिज़िक्स में, तो अभी भी आप इसको 100 के ऊपर आप इसमें जंप कर सकते हैं। किस तरह से? हमको फिज़िक्स में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। फिज़िक्स में हमको क्या करना है, सबसे पहले सारे जितने भी आपके राइट फ्रॉम चैप्टर 1 जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं सारे हमको याद रखने हैं, क्योंकि 80% क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। तो हमको सबसे पहले फिजिक्स में हमको सारे फॉर्मूलाज हमको याद करने हैं। ऐसे आपके फॉर्मूलाज होने चाहिए कि बस आप वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाए। ये हमको फिजिक्स में करना है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल 3 पोर्शंस होते हैं। तो केमिस्ट्री में हमको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी वही करना है जो हमने फिजिक्स में किया है, ऑल फॉर्मूलाज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस हैं हमारी, रिएक्शंस प्लस ऑल द एक्सेप्शंस, ये हमको बिल्कुल बाय हार्ट करना है। और अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी वास्ट है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग स्किप कर देते हैं। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं, वैसे तो आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ड्यू टू सम और द अदर रीजन अगर आपसे स्किप हो गया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारी नेमिंग रिएक्शंस पढ़नी है, नेमिंग रिएक्शंस पढ़नी है। उसके बाद में जो छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म या फिर प्रॉपर्टीज़ जो होती है हमारी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब हम कर लें तो इससे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमको बायो में कैसे प्रिपेयर करना है। बायो में हमको सबसे पहले एक्स्ट्रा पढ़ना छोड़ना है। आपको MBBS करना है, आप MBBS अभी कर नहीं रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा पढ़ाई का छोड़ना है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ NCERT ही आपको सॉल्व करनी है, सिर्फ आपको NCERT करना है। NCERT में भी हमारे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स रहे होंगे जैसे कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रहती है, जैसे आपके T2 फेज में कितने बेस पेयर्स रहते हैं या फिर रॉबर्ट में ने कितनी स्पेशीज़ डिस्कवर करी थी, इस टाइप के आपको NCERT के ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। NCERT के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फिर जो मेन आपके आते हैं इसके अलावा वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको सारे नीट एग्जाम का सार देगा कि आपके पिछले एग्जाम में किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आए हैं। जो भी आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे या फिर अगर आप एक्सीलेंस मास्टरमाइंड में भी हैं तो कोचिंग्स की ये आप कोचिंग्स ज्वाइन करेंगे तो कोचिंग्स के हिसाब से आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करवा दिए जाते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हमको मॉक टेस्ट भी देना है। अब मॉक टेस्ट हमको कैसे देना है, सबसे पहला पॉइंट हमको मॉक टेस्ट 2 to 5 में ही देना है। 2 to 5 मतलब 2 से दोपहर में 2 से 5 के बीच जब आपका एग्ज़ाम होता है उसी टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना है, मॉक टेस्ट देना है। फिर मॉक टेस्ट आप जब 2 to 5 दे देंगे इसके बीच में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कोई ब्रेक नहीं लेना है, ना आपको वॉशरूम जाना है, ना आपको अवॉइड करना है कि आप पानी भी ना पिएं। आप फ़ैन अगर हो तो सिर्फ फ़ैन चलाएं, आपके यहाँ जो AC कूलर्स वगैरह है वो आपको कुछ नहीं चलाना है। फिर उसके बाद में आपको मास्क पहन के पेपर देना है। ये आपका हो गया लास्ट मोमेंट पर हमको कैसे प्रिपेयर करना है। अब हम बात करते हैं कि हमको सेंटर पे किस तरह से जाना है, सेंटर पे हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सेंटर पे हमको किस तरह से प्रिपेयर करना है खुद को। एट द सेंटर, एट द एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर पे अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर पे सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो होती है वो कहते हैं कि आपको 2 फोटोग्राफ्स कैरी करना है, लेकिन 2 नहीं, आप 8 to 10 फोटोग्राफ्स, 8 to 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो होती हैं वो आप कैरी करें। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ भी मांग लेते हैं तो आप 1 या 2 पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ कैरी करें।
आपके पास में आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। जैसे आईडी प्रूफ में हम आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। अगर आप 18+ हैं तो आप अपना वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट वो सब लेकर जा सकते हैं। अगर आप 18 से नीचे हैं, अगर आप माइनर हैं तो आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, या फिर आप अपनी 12th की मार्कशीट भी लेकर जा सकते हैं। मार्कशीट 12th का एडमिट कार्ड, अगर आपके पास में मार्कशीट नहीं आए तो आप 12th का एडमिट कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेंटर पे हमको क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा हमको ध्यान देना है, क्या आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है। तो ड्रेस कोड की अगर हम बात करते हैं तो ड्रेस कोड में सबसे पहला चीज़, हमारे जो कपड़े होते हैं वो एकदम लूज़ क्लॉथ्स होना चाहिए। लूज़ टी शर्ट्स एंड लूज़ लोअर हमको पहनना है। जीन्स आपको पहन के नहीं जाना है, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, एंड अगर एक्सेसिव स्वेटिंग होगी तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट भी हो सकती है एंड आपका एग्ज़ाम से ध्यान आपका हटेगा। तो पहली चीज़, हमको लूज़ क्लॉथ्स पहन के जाना है। सेकेंडली, हमको कुछ भी मेटालिक कैरी नहीं करना है। जैसे लड़कों के लिए, उनको लड़कों को बेल्ट नहीं पहनना है। आपके स्लीपर्स में कुछ मेटल नहीं होना चाहिए, आपका फुटवेयर में कुछ मेटल नहीं होना चाहिए। तो आप रेगुलर जो आपके घर के जो आपके स्लीपर्स होते हैं, प्लास्टिक स्लीपर्स, वो आप पहन कर जाएं। लड़कियों के लिए अगर मैं बोलूँ तो हेयर टाइज जो आपके होते हैं, जो जिससे आप अपने बाल बांधेंगे, तो आप नॉर्मल प्लास्टिक रबर बैंड्स का यूज़ करें। प्लास्टिक रबर बैंड्स का आप यूज़ करें। और फिर इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर गर्ल्स मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपके उस टाइम पे डेट्स होंगे, जैसे आपके जो पीरियड्स के डेट्स होते हैं, अगर आपके पास में अगर आपके वो डेट्स हैं तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सैनिटरी पैड्स कैरी करें। ये बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में मैं बात करती हूँ सेंटर पे आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको किसी भी सब्जेक्ट का डिस्कशन नहीं करना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठकर या फिर सेंटर में पहुंचते से भी आपको किसी भी सब्जेक्ट का डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि अगर आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने कुछ फॉर्मूला पूछा है, कोई रिएक्शन पूछी है, किसी चीज़ का मैकेनिज्म पूछा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि आपको प्रेशर के कारण वो चीज़ ध्यान नहीं आएगी। और अगर आपको वो चीज़ ध्यान नहीं आती है तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोराल पहले डाउन हो जाएगा। तो हमें कुछ भी चीज़ का डिस्कशन नहीं करना है। आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में एंटर करेंगे, आपको 15 to 20 मिनट्स का आपको गैप मिलता है, तो उन 15 to 20 मिनट्स में आप या तो प्रे करें, मेडिटेट करें, जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनको आप ध्यान करें। यह आपको इस तरह से आपको खुद को सेंटर पे प्रिपेयर करना है। बाकी अगर ड्यू टू सम और द अदर रीज़न, अगर आपकी तबीयत ख़राब है या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, किसी भी तरह से अगर आपकी नीट नहीं निकल पाती है, अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी नीट नहीं निकल पाती है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप या तो, अगर आपको MBBS में सिलेक्शन नहीं मिलता है तो आप या तो आयुष कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, आप डेंटल में जा सकते हैं, इन लाइन्स में आप जा सकते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं करना है, अगर आपने ये ठान के रखा है कि आपको MBBS ही ज्वाइन करना है, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। एक्सीलेंस मास्टरमाइंड का ड्रॉपर बैच भी नीट के जस्ट बाद में अप्रॉक्स 20 जुलाई to 21 जुलाई स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आप ज्वाइन करें। आपको 1 साल में बिल्कुल आपको नीट निकालने योग्य बना दिया जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाती है जो ऑलरेडी नीट क्वालिफाइड है, जैसे कि डॉक्टर राजीव सक्सेना सर, डॉक्टर राहुल कुमार पटेल सर, ये लोग जो सर हैं, इनफैक्ट मैं भी जो MBBS स्टूडेंट्स हूँ, तो हम सब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल ज्वाइन करें, क्योंकि हमको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, हमको पता है कि नीट एग्ज़ाम में कैसे अपीयर होना है, नीट एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है, उस तरह से आप बिल्कुल ये ज्वाइन करें। एंड आप बिल्कुल निराश नहीं हो, आप ये ज्वाइन करें एंड नेक्स्ट ईयर गारंटीड, नेक्स्ट ईयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।